नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम लुसेंट जीके के अंतर्गत एशियंट हिस्ट्री करने वाले हैं और इसका एशियंट हिस्ट्री का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम प्रागैतिहासिक काल के इतिहास के बारे में जानेंगे और इसके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सारे फैक्ट्स को हम देखने की कोशिश करेंगे। और इसी क्लास के आधार पर आपको डेली क्यूज़ आपको दिया जा रहा है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, पूरी वीडियो देखिए। अब पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक भी शेयर कीजिए। देखिए, आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं, जैसा कि 69th बीपीएससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो लुसेंट के जो फैक्ट हैं वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, वनडे एग्जाम हो या फिर स्टेट पीसीएस है, उसके लिए तो ये बुक जो है रामबाण है। ठीक है, तो आप जरूर एक एक करके छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं ताकि आपको आपके ऊपर बर्डन ना हो, आपके भी स्टडी करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, तो आपको जो है कि छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से चीज़ें कंप्लीट करवाई जा रही हैं। तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। हम एक एक करके चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकेंड जो टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, अगर हम प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एक आपको चार्ट दिखाते हैं, चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ये चार्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास के विकास क्रम का चार्ट है। ठीक है, तो किस तरीके से विकास होता है। ठीक है, तो विकास के क्रम में सबसे पहले जो विकास हुआ वो प्रागैतिहासिक काल का हुआ, फिर आधे ऐतिहासिक काल है, फिर ऐतिहासिक काल है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल के लक्षण का तो यहाँ पे कहा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल का जो है ना कि लिखित साक्ष्य कुछ भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसका केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। अगर इसकी हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे तो पाषाण काल। ठीक है, अगर हम बात करें आधे ऐतिहासिक काल का तो कहा जाता है कि इसका लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं परंतु जो लिपि प्राप्त हुई है, ठीक है, उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जैसे इसका उदाहरण की अगर हम बात करें तो सैंधव सभ्यता और वैदिक संस्कृति। ठीक है, अगर हम ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि इसके अंतर्गत पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं। देखिए, पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं। यह काल पुरातात्विक, साहित्यिक तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन पर क्या है, निर्भर है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल का, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो एग्जाम्पल है पाषाण काल का, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें पाषाण काल का तो कहा जाता है कि इसको 3 भागों में इसे बांटा गया है। जो है सबसे पहले है पूरा पाषाण काल, ठीक है, जो कि प्रारंभ से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, कहा जाता है मध्य पाषाण काल को अगर हम बात करें तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5,500 ईसा पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। नव पाषाण काल जो है वो 5,500 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक के काल को कहा जाता है क्या, नव पाषाण काल। अगर हम बात करें दोस्तों पूरा पाषाण काल का, ठीक है, तो इसे भी 3 भागों में बांट दिया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, जो कि प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व तक का काल को कहा जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल, जिसे 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के कालखंड को कहा जाता है। अगर हम तीसरा देखें तो उच्च पूरा पाषाण काल है और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के जो काल हैं उसे क्या कहा जाता है, उच्च पूरा पाषाण काल। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को देख लिए, ठीक है, ताकि इसके माध्यम से आपको पता चल जाना चाहिए कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो विकास का जो क्रम है वो किस तरीके से हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें एक एक करके, ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है ना हम चलते हैं लुसेंट वाली स्लाइड पे। कहा जाता है ये सेकेंड टॉपिक प्रागैतिहासिक काल है। ठीक है, और इसके अंतर्गत हमने सारे कालक्रम को देख लिया कि किस तरीके से कब कौन से काल आया। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर पूरा पाषाण काल के अंतर्गत निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, एक एक करके हमने पिछले स्लाइड में देख लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एक करके चीज़ों को यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें हैं उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कहा जाता है कि इतिहास का विकास प्रागैतिहास, आधे इतिहास और इतिहास 3 भागों में किया गया है। ठीक है, कहा जाता है यहाँ पे दोस्तों कि जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। हमने आपको बताया ही कि प्रागैतिहासिक काल का जो है कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पे कहा जाता है कि आधे ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने आपको बताया था कि आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपको 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि आधे ऐतिहासिक काल का क्या है, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं परंतु लिपि जो प्राप्त हुए हैं उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है यहाँ पे दोस्तों कि आधे ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद, देखिए प्रचलन तो था लेकिन उसके बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण जो है लिखित रूप में उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कहा जाता है ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, कहा जाता है कि पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल मैंने आपको बताया था
कब से कब तक के काल को कहा जाता है पूरा पाषाण काल? तो प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व के काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है कि पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? वो शिकार था, और शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, और पहिए का जो आविष्कार हुआ वो नव पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में, और पहिए का जो आविष्कार हुआ वो नव पाषाण काल में। इसकी विशेषता है, पूरा पाषाण काल की अगर मुख्य विशेषता की बात करें तो कहा जाता है कि इसके पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आग का आविष्कार हुआ, और नव पाषाण काल के अंतर्गत जो है पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, ये दोनों फैक्ट को याद रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति, ठीक है, कब डेवलप हुई? तो नव पाषाण काल में हुई, और उसने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू बनाया। ठीक है, कुत्ते को अपना पालतू बनाया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कुत्ते को पालतू किस काल में बनाएगा? तो नव पाषाण काल में। ठीक है, कहा जाता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, और उसके द्वारा बनाया जाने वाला जो औजार कुल्हाड़ी था वो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अतिरम पक्कम से। ठीक है, अतिरम पक्कम से प्राप्त हुआ है कुल्हाड़ी। ये आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। ये भी आपको याद रखना है। नव पाषाण काल में सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया, नव पाषाण काल में ही कृषि का भी आविष्कार हुआ। ठीक है, कहा जाता है प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल गेहूं और जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था दोस्तों वो चावल था। ये आपको याद रखना है। यहीं पे कहा जाता है कि कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से? तो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के साक्ष्य से है, और भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक या पत्थर के बने थे, और रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, पल्लावरम। ठीक है, कहा जा रहा है भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में CL कार्लाइल, ठीक है, CL कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणुपकरण खोज निकाले। ठीक है, कहा जाता है कि भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा था। ये भी आपको याद रखना है। मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल में सबसे पहले प्राप्त हुआ था, और उसमें से प्राप्त हो रहा है। कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि भारत में नव पाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें फैक्ट को, तो कहा जा रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। भारत का सबसे प्राचीन नगर जो था वो मोहनजोदड़ो था, और सिंधी भाषा में इसे क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधी भाषा में अगर इसका मोहनजोदड़ो का अर्थ देखें तो कहा जाता है मृतकों का टीला। ठीक है, असम के श्वेतभ्रू गिवन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। ठीक है, मानव कपि है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखें तो कहा जाता है इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जो है जोरवे संस्कृति से है। ठीक है, जोरवे संस्कृति से इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बस्ती थी, याद रखना है, और इसका संबंध जो है जोरवे संस्कृति से है। कहा जाता है कि भारत में शिवालक पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। ठीक है, और भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका मध्य प्रदेश। कहा जाता है भीमबेटका गुफा पूरा शाणिक आवासीय पुरास्थल है, और आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रियों के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन? भीमबेटका। ठीक है, याद रखना है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। ठीक है, कहा जाता है यह मध्य प्रदेश रायसेन जिले में स्थित है, और इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहा जाता है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? तो नर्मदा नदी में मिला है। ये भी ध्यान रखना है। और यहीं पर देखें तो कहा जाता है दोस्तों कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो इस तरीके से जो है ना कि हमारा प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो भी फैक्ट थे हमने एक एक करके लुसेंट हिस्ट्री के स्तर पर हमने देख लिया है। हम आपके साथ एक स्लाइड और शेयर करना चाहते हैं जिसके स्तर पर जो है ना वो सारी चीज़ें जो हमने देखा, ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, इसके अंतर्गत जो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ठीक है, क्या क्या विशेषताएं हैं उस जगह का, हम एक स्लाइड के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है इस स्लाइड में
ये स्लाइड जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहा जाता है कि यहाँ पे देखिए काल लिखा हुआ है, संस्कृति के लक्षण लिखे हुए हैं, मुख्य स्थल लिखा हुआ है और महत्व, उपकरण एवं विशेषताएं लिखे हुए हैं। किस काल में क्या क्या उस काल की लक्षण थे, संस्कृति कैसी थी, मुख्य स्थल कौन कौन से थे और महत्व, उपकरण, विशेषताएं क्या थी, हम उन चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। कहा जाता है कि निम्न पुरापाषाण काल, इसके अंतर्गत संस्कृति के जो लक्षण है वो शल्क, गणासा, खंडक, उपकरण, संस्कृति से यहाँ पे इसके लक्षण दिखाई देते हैं। अगर मुख्य स्थल की अगर हम बात करें तो पंजाब, कश्मीर, सोहन घाटी, सिंगरौली घाटी, छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये मुख्य स्थल है जहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें इसकी महत्व, उपकरण, विशेषताएं की बात करें तो कहा जाता है हस्त कुठार, वाटिकाश्म उपकरण, होमो इरेक्ट अस्थि अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है मध्य पुरापाषाण काल की, जिसे फलक संस्कृति भी कहते हैं, और नेवासा महाराष्ट्र, डिडवाना राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बांकुड़ा पुरिल्ला पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये मुख्य स्थल है। और इसके अंतर्गत अगर बात करें तो कहा जाता है फलक, भेदनी, खुरचनी, भीमबेटका से क्या गुफा चित्रकारी मिली है, ठीक है। ये भी आपको इसकी विशेषताएँ याद रखना है। उच्च पुरापाषाण काल की अगर हम बात करें तो अस्थि, खुरचनी एवं दक्षिणी संस्कृति यहाँ की जो है लक्षण दिखाई देते हैं। और कहा जाता है कि बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये जो है उच्च पुरापाषाण काल के क्या है, मुख्य स्थल है। और यहाँ की विशेषता की बात करें तो कहा जाता है प्रारंभिक होमोसेपियंस मानव काल, हार्पून, फलक, हड्डियों के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल की तो कहा जाता है सूक्ष्म पाषाण संस्कृति यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और कहा जाता है कि आदमगढ़, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान, सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसके मुख्य स्थल हैं। और कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने की तकनीक का विकास हुआ इस काल में, और अर्धचंद्राकार उपकरण, एकधार फलक, अस्थायी निवास का साक्ष्य भी प्राप्त होता है, और पशुपालन का भी विकास मध्य पाषाण काल में दिखाई देता है, ठीक है। कहा जाता है कि नवपाषाण काल का तो कहा जाता है कि पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति से कहा जाता है, और बुर्जहोम, गुफकराल कश्मीर, लंगनाज गुजरात, दमदमा कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, चिरौंद बिहार, पोचमपल्ली तमिलनाडु, मास्की कर्नाटक, ये मुख्य स्थल नवपाषाण काल के हैं। और इसकी विशेषता की बात करें तो कहा जाता है प्रारंभिक कृषि संस्कृति यहीं डेवलप हुई, कपड़ा बुनना, भोजन पकाना, मृदबांड निर्माण, मनुष्य अस्थायी निवासी बनना, पाषाण उपकरणों का पॉलिश शुरू, पहिया बनाना, अग्नि का प्रचलन, ये सारा कहाँ पे नवपाषाण काल के अंतर्गत हुआ। तो इस तरीके से इस चार्ट के माध्यम से जो है ना सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे और आपको याद रखना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर क्यूज अवेलेबल करवाए जाते हैं सुबह 8 बजे, ठीक है। थैंक यू सो मच।